बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा थे जिनका नाम विक्रमादित्य था। वे अपनी दयालुता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बहादुरी की भी चारों तरफ चर्चा होती थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक तांत्रिक आया। उसने राजा को उपहार स्वरूप एक फल दिया, जिसे राजा ने आदरपूर्वक स्वीकार किया। तांत्रिक ने राजा से अनुरोध किया कि उस फल को राजकोष में रख दिया जाए। अगले दिन तांत्रिक फिर आया और राजा को एक और फल दिया, जिसे भी राजकोष में रखने का अनुरोध किया। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। एक दिन कोषाध्यक्ष ने राजा को एक अजीब घटना के बारे में बताया। राजा जल्दी से राजकोष पहुंचा। वहां तांत्रिक द्वारा दिए गए सभी फल बेशकीमती रत्नों में बदल चुके थे। इतनी संपत्ति देखकर सभी दंग रह गए। राजा और उसके मंत्री खुशी से झूम उठे। अगले दिन तांत्रिक फिर से आया। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर उसका आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, महाराज, आपने हमारे दरबार में आकर हमारा मान बढ़ाया है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तांत्रिक ने कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, परंतु हां, तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। राजा विक्रमादित्य, जो हमेशा मदद करने वालों की मदद करते थे, ने तुरंत हामी भर दी। तांत्रिक ने कहा, घने जंगल में एक पीपल का पेड़ है जिस पर एक शव लटका हुआ है। मुझे देवी को प्रसन्न करने के लिए उस शव की बलि देनी है। लोग उस जंगल में जाने से डरते हैं। क्या तुम अमावस्या की रात को अकेले उस शव को मेरे लिए ला सकते हो? राजा ने साहस के साथ इस काम के लिए हामी भर दी। अमावस्या की रात को राजा अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। वह रात काली और अंधेरी थी और जंगल में गहरा अंधकार छाया हुआ था। लेकिन राजा बिना विचलित हुए, बिना डरे आगे बढ़ते गए। अंत में वे उस पीपल के पेड़ तक पहुंच गए। पेड़ के चारों ओर कंकाल और हड्डियां बिखरी हुई थीं। पेड़ पर सफेद कपड़ों में लिपटा एक शव लटका हुआ था। राजा पेड़ पर चढ़े और शव को उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। अचानक वह शव हंसने लगा। राजा को यह देखकर झटका लगा, पर वे बिना डरे चलते रहे। शव ने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने जवाब दिया, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। फिर राजा ने शव से पूछा, तुम कौन हो? शव ने कहा, मैं बेताल हूं। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? राजा ने बेताल को तांत्रिक की पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर बेताल ने कहा, मेरा और तांत्रिक का जन्म एक ही समय हुआ था। अगर तांत्रिक मुझे पकड़ लेगा तो वह मुझे मारकर अपनी शक्तियां बढ़ा लेगा और बाद में तुम्हें भी मार देगा। वह बहुत बड़ा धोखेबाज है। राजा सोच में पड़ गए, लेकिन फिर बोले, मैंने तांत्रिक से वादा किया है कि मैं आपको लेकर आऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। मुझे अपना वादा निभाना है। बेताल राजा की ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसने राजा की मदद करने का निश्चय किया। बेताल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम्हारा उत्तर सही हुआ तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर गलत हुआ तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। क्या तुम यह मानते हो? राजा ने बेताल की शर्त मान ली और उनकी यात्रा आगे बढ़ी। आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले उदयपुर नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और उनकी दयालुता, समानता और न्यायप्रियता के कारण प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी। राजा की एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी जिसका नाम उपमंजरी था। उपमंजरी को जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। जब उसकी शादी की बात आई तो कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। राजा और रानी के लिए सही वर चुनने की समस्या खड़ी हो गई। एक दिन राजा अपने सजे हुए दरबार में बैठे थे, तभी एक सुंदर राजकुमार वहां आया। उसने आदरपूर्वक अभिवादन किया और बोला, मैं कालीगर का राजकुमार हूं और राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर आया हूं। राजा ने कहा, कालीगर हमारा पड्डे ढौसी राज्य है। तुम्हारे साथ विवाह से हमारे संबंध और भी गहरे हो जाएंगे। लेकिन बताओ, तुम्हारी क्या विशेषता है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है? राजकुमार बोला, महाराज, मैं एक योद्धा हूं और बहुत से युद्धों में पारंगत हूं। मैं अपने देश की सेना का सेनापति हूं और कई युद्ध जीत चुका हूं। राजा ने उसकी बात सुनकर उसे महल में ठहरने के लिए कहा। अगले दिन एक और राजकुमार आया।
उसने भी विवाह की इच्छा जताई और कहा, मैं जनकपुर का राजकुमार हूं। मैंने कई धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया है और जीवन का सत्य जानने की कोशिश में हूं। ज्ञान की खोज ही मुझे सबसे खास बनाती है। राजा ने उसकी बात से प्रभावित होकर उसे भी महल में ठहरने के लिए कहा। तीसरे दिन वैशाली का राजकुमार दरबार में आया और बोला, महाराज, मुझे प्रकृति माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता हूँ। राजा ने उसकी इस विशेषता की भी तारीफ की और उसे भी ठहरने की अनुमति दी। चौथे दिन मालवा का राजकुमार आया। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत धनी राज्य का राजकुमार हूँ। मेरा मानना है कि धन से ही सब कुछ संभव होता है। मैं एक सफल व्यापारी हूँ और धन कमाने में निपुण हूँ। राजा और रानी चारों राजकुमारों के गुण सुनकर निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि किसे अपनी बेटी का वर चुने। अंत में उन्होंने निर्णय उपमंजरी पर ही छोड़ दिया। इतना कहकर बेताल ने राजा से पूछा, राजन, बताइए, उपमंजरी को किस राजकुमार को चुनना चाहिए? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, यदि उपमंजरी बुद्धिमान है तो वह कालीगढ़ के राजकुमार को चुनेगी। जनकपुर का राजकुमार ज्ञानवान है, परंतु वह एक अच्छे शासक के रूप में सफल नहीं हो सकता। वैशाली का राजकुमार पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता है, पर युद्ध और शासन में यह गुण बहुत उपयोगी नहीं होगा। मालवा का राजकुमार एक अच्छा व्यापारी है, लेकिन राजा बनने के लिए धन पर्याप्त नहीं है। इसलिए उपमंजरी यदि समझदार है तो वह कालीगढ़ के राजकुमार को ही चुनेगी। बेताल पेड़ की शाखा से शांति से लटका हुआ था। तभी राजा विक्रमादित्य वहां पहुंचे, उसे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। आसमान में हल्के हल्के बादल छट रहे थे और तारे नजर आने लगे थे। बेताल ने गहरी सांस ली और कहा, तुम कभी हार नहीं मानते, है ना? राजा मुस्कुराए और बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। पाटलिपुत्र में एक बहुत बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति रहता था। वह धार्मिक और विद्वान था। उसके 2 बेटे थे। दोनों ही अपने पिता की तरह ज्ञानवान थे। बड़े बेटे में लोगों की नीयत पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। वह किसी के भी बुरे इरादे पहले से ही भांप लेता और लोगों को सचेत कर देता। छोटे बेटे में किसी भी वस्तु को सूंघकर पहचानने की अद्वितीय क्षमता थी। धीरे धीरे उन दोनों बेटों की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई और उनकी चर्चा राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों भाइयों को अपने विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। दोनों भाई राजा को कई महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद करने लगे। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य की यात्रा पर गए। वहां उनका शानदार स्वागत हुआ और कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राजा ने भोज का आनंद लिया और फिर आराम करने के लिए राजकीय अतिथि गृह में चले गए। राजा ने दोनों भाइयों के साथ महल में प्रवेश किया। जैसे ही बड़े भाई ने महल में कदम रखा, उसे कुछ संदेह हुआ। उसने कहा, महाराज, मुझे इस राज्य के राजा पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि वह आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। राजा ने हैरानी से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? उसने हमारा इतने अच्छे से स्वागत किया है और तुम कह रहे हो कि वह हमें मारना चाहता है। राजा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए तख्त पर बैठकर तकिया उठाने के लिए झुके। तभी बड़े भाई ने राजा की कलाई पकड़ ली और कहा, महाराज, मुझे माफ करें, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कृपया इस तकिए की जांच करवा लें। राजा परेशान और नाराज हो गए, लेकिन बड़े भाई की बात नहीं मानी और छोटे भाई से तकिए की जांच करने के लिए कहा। छोटे भाई ने तकिए को सूंघा और बोला, महाराज, इस तकिए में जानवरों के बाल हैं जो इतने नुकीले हैं कि लेटते ही चुभ जाएंगे और आपकी त्वचा को काट देंगे। इसके अलावा तकिए के किनारे पर लगी लेस में जहर लगा हुआ है जो आपकी जान ले सकता है। राजा ने तुरंत तकिए को छूना भी बंद कर दिया और रात भर बिना तकिए के सोए। अगली सुबह वह चुपचाप तकिया लेकर अपने राज्य लौट आए। तकिए की जांच कराने पर पता चला कि दोनों भाइयों की बुद्धिमानी सही थी। राजा ने उन दोनों को उनकी सेवा के लिए बहुत इनाम दिया। बेताल ने पूछा, राजन, दोनों भाइयों में से कौन ज्यादा चतुर और गुणी था? राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बड़ा भाई ज्यादा चतुर था। उसी ने सबसे पहले मेजबान के गलत इरादे को पहचाना था। छोटे भाई ने तो सिर्फ बड़े भाई की शंका की पुष्टि की थी। राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतारकर कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। बेताल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। पुंड्रपुर नाम का एक राज्य था जहां राजा देवमान अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए मशहूर थे। उनकी 3 रानियां थीं और तीनों ही बहुत खास थीं। एक दिन
राजा अपनी बड़ी रानी शुभ लक्ष्मी के साथ बगीचे में टहल रहे थे। तभी एक गुलाबी फूल रानी के हाथ पर गिरा और वह चीख पड़ी, फिर बेहोश हो गईं। राजा तुरंत वैद्य को बुलवाया। रानी इतनी कोमल थीं कि फूल ने ही उनके हाथ को घायल कर दिया था। राजा देवमान ने वैद्य की सलाह पर रानी को आराम करने दिया। उसी रात राजा अपनी दूसरी रानी चंद्रावती के साथ बालकनी में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और माहौल बहुत सुहाना था। अचानक चंद्रावती चिल्लाने लगी, यह चांदनी मुझे जला रही है। राजा ने जल्दी से पर्दे खींच दिए ताकि चांदनी अंदर न आए। फिर एक दिन राजा तीसरी रानी मृणालिनी से मिलने गए। मृणालिनी सबसे सुंदर थीं। जैसे ही वह राजा के कमरे की ओर जा रही थीं, अचानक बेहोश हो गईं। उनके हाथों पर फफोले पड़ गए थे। उन्होंने बताया कि रसोई से चावल कूटने की आवाज आ रही थी और वह आवाज उन्हें असहनीय लगी। बेताल ने पूछा, राजन अब आप बताइए कि तीनों रानियों में सबसे संवेदनशील कौन थी? विक्रमादित्य ने कहा, तीसरी रानी मृणालिनी। पहली रानी को फूल ने और दूसरी रानी को चांदनी ने चोट पहुंचाई, लेकिन मृणालिनी तो सिर्फ चावल कूटने की आवाज से घायल हो गई, इसीलिए वही सबसे अधिक संवेदनशील थीं। बेताल ने कहा, आप सही कह रहे हैं राजन, और फिर वह उड़कर पेड़ पर वापस चला गया। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ से उतारा और कंधे पर डालकर चल दिए। बेताल ने फिर से एक कहानी शुरू की। कभी वाराणसी में राजा महेश का शासन था। वह बहुत दयालु और धैर्यवान राजा थे। उनकी उदारता और बुद्धिमानी के कारण जनता उन्हें बहुत पसंद करती थी। उसी राज्य में धनमाल नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसकी एक सुंदर बेटी थी जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। लोग कहते थे कि उसकी सुंदरता देखकर देवियां भी ईर्ष्या करती थीं। एक दिन राजा ने उसकी सुंदरता की चर्चा सुनी और उसकी सच्चाई जानने के लिए अपने 2 सेवकों को व्यापारी के घर भेजा। सेवक वहां गए और लड़की की सुंदरता देखकर हैरान रह गए। एक सेवक ने कहा, राजा को इस लड़की से विवाह करना चाहिए, लेकिन दूसरे सेवक ने कहा, अगर राजा ने इससे विवाह किया तो उनका ध्यान राज्य के काम से हट जाएगा। दोनों ने तय किया कि वे राजा को सच नहीं बताएंगे। राजा को सेवकों पर बहुत भरोसा था, इसलिए उन्होंने जैसा बताया गया उसे सच मान लिया। बाद में व्यापारी राजा के पास अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन राजा ने बिना सोचे प्रस्ताव ठुकरा दिया। धनमाल ने अपनी बेटी का विवाह राजा के दरबारी से कर दिया। कुछ समय बाद राजा दरबारी के घर के पास से गुजर रहे थे और उन्होंने दरवाजे पर खड़ी लड़की को देखा। उसकी सुंदरता देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए और अपने सारथी से उसके बारे में पूछा। सारथी ने बताया कि वह धनमाल की बेटी है जिससे राजा के दरबारी का विवाह हुआ है। राजा को समझ आया कि उनके सेवकों ने झूठ बोला था। गुस्से में उन्होंने दोनों सेवकों को बुलाया और उन्हें मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। बेताल ने कहानी खत्म की और राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन क्या सेवकों को मृत्यु दंड देना सही था? राजा विक्रमादित्य ने कहा, सेवकों का काम होता है अपने राजा को सच्ची बात बताना। उन्होंने गलत किया, लेकिन उनका इरादा बुरा नहीं था। वे राज्य की भलाई के लिए ही सोच रहे थे, इसलिए उन्हें मृत्यु दंड देना उचित नहीं था। बेताल ने कहा, आपने फिर से सही उत्तर दिया, और यह कहकर वह उड़कर फिर से पेड़ पर चला गया। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ से उतारा, अपने कंधे पर रखा और चल दिए। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। राजा पुंडरीक का विशाल राज्य था। राजा पुंडरीक एक दयालु और बुद्धिमान राजा थे जिनका राज्य बहुत खुशहाल था। वे एक साहसी राजा थे और अपने युद्ध कौशल के लिए मशहूर थे। राजा को शिकार करने में भी बहुत आनंद आता था। एक दिन राजा पुंडरीक जंगल में शिकार करने गए। वह एक सुंदर हिरण का पीछा करते करते जंगल के अंदर तक चले गए। अचानक हिरण उनकी नजर से गायब हो गया और राजा रास्ता भूल गए। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें रास्ता नहीं मिला। शाम होने लगी और राजा थकान, भूख और प्यास से परेशान हो गए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक आदमी लालटेन लिए उनकी ओर आ रहा है। राजा ने सोचा कि यह आदमी मदद करने आया है, इसलिए उन्होंने अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली। वह आदमी राजा के पास आया और कहा, महाराज लगता है आप रास्ता भूल गए हैं। राजा ने जवाब दिया, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर उस आदमी ने कहा, आप मेरे साथ आइए, मैं आपके लिए खाना और पानी लाया हूँ, आराम करें, सुबह हम लोग रास्ता ढूंढ लेंगे। राजा उसकी मदद से जंगल से बाहर आ गए और महल लौट आए। फिर राजा ने उसे अपने दरबार में सेवा का प्रस्ताव दिया, जिसे वह आदमी स्वीकार कर लिया। कहानी खत्म होने पर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजा बताओ इस कहानी में कौन अधिक उदार था, राजा या उनका सेवक? राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, राजा और सेवक दोनों ही उदार थे, लेकिन राजा की उदारता बड़ी थी क्योंकि वह नैतिकता का पालन कर रहे थे। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका
और राजा जब उसे पुनः लेकर चला तो उसने 8वीं कहानी सुनाई। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करने का सोचा। इसके लिए उसे एक कछुए की जरूरत थी। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने के लिए कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े भाई ने कहा, मैं भोजन चंश हूँ, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मंझले भाई ने बोला, मैं नारी चंग हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटे ने कहा, मैं शेया चंग हूँ, इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े भाई ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन श्मशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंश हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर वेश्या को मंझले भाई के पास भेजा। जैसे ही वह वहां पहुंची, मंझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह वेश्या बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा, वह अचानक चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा, उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ और उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियां दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए और वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ, उन तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहां गया और उसे लेकर लौटा तो उसने यह कहानी कही। आगे की कहानी जानेंगे अगले